प्यारे दर्शकगण, मॉरिशसीय हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए थोड़े से समय निकालकर हम इतिहास में आपको ले चलते हैं। बात करेंगे जब से इस देश में भारतीय शर्तबंद मजदूरों का आना शुरू हुआ। लगभग 1834 या फिर उससे पहले की बात है। तब से लेकर आज तक हिंदी साहित्य, मॉरिशसीय हिंदी साहित्य के अनेक रूप हमने देखे हैं। चाहे कहानी हो, नाटक हो, कविता हो, काव्य हो, उपन्यास हो, फिल्म क्यों ना हो। और यही मॉरिशसीय हिंदी साहित्य अपने रत्नों के सहारे कई हिंदी साहित्यकारों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा और अनेक शोधकर्ताओं को आश्चर्यचकित करता रहा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि मॉरिशसीय हिंदी साहित्यकारों के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को, उनकी रचनाओं को तथा हिंदी भाषा के प्रति उन लोगों के प्रेम और लगन को आप जैसे दर्शकों तक पहुंचाना। कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर आज तक हमने अनेक मॉरिशसीय हिंदी साहित्यकारों से भेंट की है, वार्तालाप की है। चलिए देखते हैं एक झलक। हिंदी के साथ ये है कि आप एक बार इसको पसंद करने लगे या फिर आप इसमें बात करने लगे तो आप अपनी भावनाओं को बहुत गांव में हमारी आंखों के सामने जो कुछ गुजरता है उसी को लेकर मैं या तो कहानी या तो भगवान की कृपा है। मैं बोल दूं, मेरी 86 ईयर्स हो गई है, लेकिन अभी मैं लिख रहा हूँ। मेरी बहुत सी पुस्तकें छुपी है, 19 पुस्तकें में छुपी है। मेरे एक चाचा थे, 5 भुवन नाम था उनका। वे तो मुझे बैठा कर हिंदी पढ़ाते थे और मेरे पिताजी संस्कारित आदमी थे। वो मुझे बिठा देते थे, कहते थे बेटे क्या पढ़ा तुमने, तो एक मुझे ही सुनाओ। मृत्यु तो होगी, मैं पुस्तक खोल अपनी तो एक ही मृत्यु होगी, एक ही लाश होगी। पर गुजर चुकी है इन गलियों से मेरी आवाज की कई अर्थियां। गूंगा इतिहास देखिए था। कई बार होता है और ना कि सिर्फ यहाँ मॉरिशस ही में नहीं, बल्कि उस नाटक को लेकर हम भारत यात्रा भी दिल्ली में खेला गया, बॉम्बे में खेला गया, अनेक। और इस तरह से वहाँ के लोग ताजुब में लेखक जय जीवत ने अपने सारे समय लेखन को दिया। अस्वस्थ होने के कारण भी उनका परिवार उनका साथ देता है और बहुत पहले गर्व महसूस करते हैं। 20 साल का था तब से। वो पहला जब टीचर के काम में गए तो वो कहानी लिखना शुरू किया, तब से आज तक लिखते हैं। सालान से लेकर आज तक हमने अनेक मॉरिशसीय हिंदी साहित्यकारों से भेंट की है। इस खास कार्यक्रम के जरिए आइए इन सब कार्यक्रमों की प्रमुखताओं को हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले एपिसोड से, जहां पे महात्मा गांधी संस्थान के वरिष्ठ हिंदी प्राध्यापक श्री गुलशन सुखलाल जी हमको साहित्य की परिभाषा देते हैं। साहित्य का अर्थ ही होता है जिससे सबका हित हो। साहित्य जिससे सबका हित हो वो साहित्य। तो भारतीय संदर्भ में, हिंदी, संस्कृत आदि के संदर्भ में, जिसे हम लोग क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, जिसे हम लोग सृजनात्मक लेखन कहते हैं, वो कभी भी केवल शब्दों का सुंदर प्रयोग नहीं रहा। भारतीय संदर्भ में, हिंदी के संदर्भ में साहित्य का मतलब रहा वो लेखन जिससे सबका हित हो सके, जिसमें सबका हित समाहित हो। अब इस सबके हित को हम लोग बहुत रूपों में देख सकते हैं। इसमें भी लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन हित आवश्यक है। तो उदाहरण स्वरूप अगर आप कहें कि मैं कुछ लिखूं जिससे आपको सूचना मिले, तो उससे आपका हित है, तो वो साहित्य है। मैं एक डायरी लिख सकता हूँ, मैं एक रिपोर्टाज लिख सकता हूँ, मैं एक यात्रा वृत्तांत, एक ट्रैवलोग लिख सकता हूँ। आजकल तो नई पीढ़ी ट्रैवल व्लॉग्स बना रहे हैं, यूट्यूब पर ट्रैवल व्लॉग्स बन रहे हैं। ब्लॉग और वीडियो और ब्लॉग का मिला जुला स्वरूप। ओके, तो वो उससे आपको सूचना मिल रही है, वो साहित्य है। आप कभी गए नहीं उस जगह, मैंने उस जगह को देखा, एक रिकॉर्डिंग की और आपके सामने वो प्रस्तुत किया, तो वो भी साहित्य है। मैंने कुछ लिखा जिससे आपके अंदर एक भावना जागृत हो। आप इंसान है, आपके जीवन का उद्देश्य, आपके अंदर प्रकृति ने जितनी भावनाएं उत्पन्न की है उन सभी को जीना है। आप उनका अनुभव करें, इससे आज ए ह्यूमन बीइंग आप एक कंप्लीटनेस, एक संपूर्णता का अनुभव करते हैं। तो मैं कुछ लिखूं जिससे आपके अंदर कोई भावना जागृत हो, उससे आपका हित हो रहा है, वो साहित्य है। मैंने कुछ लिखा जिससे उनके खिलाफ हो रहे एक अन्याय के प्रति आप सचेत हो जाएं,
उनका भी हित हो रहा है और चेतना जागृत होने से आपका हित हो रहा है, ये भी साहित्य। मैंने कुछ भी लिखा जिससे कुछ भी प्रेषित हो रहा है लोगों तक, लोग सीखें प्रकृति की रक्षा, लोग सीखें पशु पक्षी से प्यार, लोग सीखें बच्चे को कैसे भगवान को, ईश्वर को, जो भी है, जो भी लिखा गया है जिससे हित हो पाए सबका, वो संभवतः जिस चीज़ से मेरा हित हो उससे आपका ना हो, लेकिन कुल मिलाकर जिससे हित हो लोगों का, उसको साहित्य कहा गया है हमारे यहाँ। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही सुंदर अवधारणा है जहाँ पे सृजनात्मक लेखन को, क्रिएटिव राइटिंग को सबसे पहले तो केवल व्यक्तिगत एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी तक नहीं रखा गया है, उसको व्यक्तिगत सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति तक नहीं रखा गया है, उसको एक उद्देश्य दिया गया है। इसलिए हमारे यहाँ जब साहित्य पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं इस साहित्य का उद्देश्य क्या है, इसका काव्य हेतु क्या है, इसका काव्य लक्षण क्या है, इस प्रकार की चीज़ों पर हम लोग विचार करते हैं, इस साहित्य का उद्देश्य क्या है। अब इस प्रकार से जो भारत में साहित्य की उपज हुई है तो हम देखते हैं कि वो भी साहित्य है, जो धार्मिक किताबें लिखी गई है, रामचरितमानस भी साहित्य है, और जो लोक में लोगों को एड्स के प्रति सचेत कराने के लिए नुक्कड़ पर नाटक खेले जा रहे हैं, वो भी साहित्य हो गया। जो आप किताब में लिख रहे हैं वो भी साहित्य हो गया, और जो वो एक पोएट्री कैफे में खड़ा होकर एक कविता बोल रहा है एक ऑडियंस के सामने, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, वो भी साहित्य हो गया। आजकल विश्व भर में, पश्चिम में ये काफ़ी पहले से शुरू हुआ है, लेकिन विश्व भर में ये बात चल रहा है कि क्या लिटरेचर, साहित्य, लिखित साहित्य को सिर्फ लिखित तक सीमित माना जाए? क्या अगर मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ तो उसमें शब्द नहीं है? क्या मैं एक पेंटिंग तक कर रहा हूँ तो उसमें अभिव्यक्ति नहीं है? कुछ लोग तो पूछते हैं कि क्या शब्द नहीं है, कुछ लोग यहाँ तक पूछते हैं कि क्या इसमें अभिव्यक्ति नहीं है, और कुछ लोगों को लगता है हर प्रकार का क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कोई भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति असल में साहित्य है। धीरे धीरे मुझे लगता है सोशल मीडिया के आने से, अलग अलग टेक्नोलॉजी के आने से, जहाँ पे अब मैं बिना कलम धरे साहित्यकार हो सकता हूँ। एक कबीर बाबा थे जिनके बारे में कहा था, कलम गहियो नहीं हाथ। हमारे दूसरे एपिसोड में हमारी मुलाकात श्री धनराज शंभू जी से हुई। काफी बातें हुई उनके साथ, वो भी प्रकृति के बीचों बीच। आप सोचेगा कि साहित्य की बात, वो भी प्रकृति के बीच, इसका एक अलग ही आनंद था। और बातों बातों में श्री धनराज शंभू जी ने अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को हमसे साझा किया। उनकी मुलाकात उस समय अनेक हिंदी प्रेमियों के साथ हुई, अनेक हिंदी साहित्यकारों के साथ हुई। आइए साथ में देखिए। धनराज जी, तो आपके सृजन काल के दौरान आपका सौभाग्य रहा होगा कि अनेक बड़े बड़े मॉरिशसीय हिंदी साहित्यकारों से आपकी मुलाकात हुई होगी, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, यह मेरा सौभाग्य ही मैं समझता हूँ कि अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि मेरा एक मित्र था मुकेश जी बोध, वे अभिमन्यु अनंत जी के पास जाया करते थे, और जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि चलो हम उनसे मिलते हैं, वे देश के बड़े लेखक हैं। तो हम उनके पास गए और उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा कि हमसे मिलने के लिए आप लोग MGI में आ जाएं, महात्मा गांधी संस्थान में। वहाँ पर वे वसंत और रिमझिम, उस समय में रिमझिम नहीं, सिर्फ वसंत पत्रिका चलती थी, तो वहाँ पर हमें बुलाया और हम गए। जब वहाँ पर गए तो मेरी मुलाकात अन्य बड़े लेखकों के साथ
हुई, जिसमें उस समय संपादक तो अभिमन्यु आनंद जी थे। उनके साथ काम कर रहे थे रामदेव धुरंधर जी, पूजानंद नेमा जी, राजपाल सिंह जी, और उसके साथ साथ राजीरामन जी भी आए। तो इन सभी से हमारी मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि चलो हम एक संघ बांधते हैं, और त्रिमुखी नाम से एक संघ बांधा गया। और उस समय में रघुनाथ दयाल जी भी हमारे साथ आ गए, और जो आसपास के लेखक कवि लोग थे, हेमराज सुंदर और अन्य लोग, सभी लोग आए और उनके साथ मिलकर हम ऐसे कार्यक्रम करते थे। कभी कभी हम जंगलों में जाते थे, नदी किनारे, समुद्र तट पर, इस तरह से जाकर एक दूसरे से मिलते थे, और जिन लोगों ने जो कुछ भी लिखा है उनको वहाँ पर सुनाना पड़ता है, और सुनाने के बाद उस पर टीका टिप्पणी होती थी और हमें अपने को मांझने का मौका मिलता था। अगर ऐसी गतिविधि आज भी होती तो बहुत सारे लेखक हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि दिन प्रतिदिन लेखकों की कमी होती जा रही है। हमारे नौजवानों में, नवयुवकों में बहुत कम लोग हैं जो लिखते हैं, और विशेष रूप से लेखिकाओं की ओर तो और भी बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें चाहिए कि हम उनको प्रोत्साहित करें। हिंदी साहित्य के अनेक रूप है, कविता है, कहानी है, वृत्तांत है, उपन्यास है, फिल्म भी है। लेकिन हाइकू कविता के बारे में हमसे बात की कौन? डॉक्टर इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ जी ने। हाइकू कविता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, आइए साथ में देखते हैं। हाइकू जो है एक जापानी शैली की कविता है। उसमें केवल 5 ही केवल शब्द लेकर के 17 शब्द होते हैं। 5 ऊपर, फिर बीच में 7 और नीचे 5, 17 कविताएं शब्द होते हैं। छोटी सी कविता है लिखने में, लेकिन काफ़ी सोचना पड़ता है। हाइकू कविता लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? यह है कि हम अपने विचारों को थोड़े ही शब्दों में गंभीर विचार प्रकट कर देते हैं। जैसे गागर में सागर। हाँ, गागर में सागर। और मेरी पुस्तक में जो कविता छपी है वो देमिल देशा कागनकात कविताएं हैं। हाइकू मैंने लिखे हैं, देमिल देशा कागनकात हाइकू मैंने लिखे हैं, और उसका शीर्षक रहे गागर में सागर। हाइकू का एक उदाहरण आप हमें देंगे? हाइकू कविता। हाइकू कविता देखिए, मैंने पहले कह दिया कि ऊपर में केवल 5 शब्द होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, शब्द नहीं, 5 अक्षर होते हैं। फिर बीच में 7 अक्षर होते हैं, फिर नीचे 5 अक्षर, सब 17 होते हैं। तो आप उदाहरण देना चाहते हैं तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ कैसे है कविता। ये हाइकू जो है, सभ्य युग में बर्बरता धृष्टता, सभ्य युग में बर्बरता धृष्टता, रोती सभ्यता, सभ्यता रोती है कि क्यों ऐसे युग में आज ऐसी बर्बरता है। पथरीला सोना कपड़ा खुलता है, अंतर मन कहानी संग्रह, ढलती सूरज की रोशनी, पूछो इस माटी से, मैं और मेरी कथाएं जैसी पुस्तकें जिन्होंने लोकप्रियता के नए आसमान छुए हैं। एक ऐसे सुप्रसिद्ध साहित्यकार की पुस्तकें जो हिंदी के विख्यात लेखक, व्यंग्यकार, नाटककार, उपन्यासकार तथा कहानीकार की पुस्तकें भी हैं। इन पुस्तकों के लाखों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पाठक भी हैं। आप है रामदेव धुरंधर। मॉरिशस जैसे छोटे टापू को हिंदी की विशाल दुनिया में आपने एक खास स्थान दिया। जन्म 6 जून 1946, शिक्षा हिंदी कक्षा उत्तम, आयु 76, रचनाएं अपने नाम पर 32 रचनाएं। रामदेव जी नमस्ते। नमस्ते। हिंदी साहित्य मॉरिशस का नामक कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम इस कथन से करते हैं कि जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि मैं अपने देश का एक अटूट सिपाही हूँ। तो कहने का आपका क्या अर्थ था? बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरे सामने रखा। जी हाँ, ये मेरा कथन है कि मैं अपने देश का अटूट सिपाही हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा एक संशोधन कर देता हूँ।
ये अटूट सिपाही का मतलब ये होता है कि मैं हिंदी का अटूट सिपाही हूँ। नागरिक हूँ, अपनी जगह सही है कि मैं अटूट सिपाही हूँ अपने देश का, लेकिन साथ साथ मैं हिंदी का एक अटूट सिपाही हूँ। ये हो सकता है, पता नहीं कब मैंने भी ये बात कही हो, और ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई है, लेकिन आज मैं इसी पर तटस्थ हूँ। मान लें कि यदि 20 साल पहले मैंने ये कहा हो तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए एक लीक बन गई है, और उसी पर आज तक मैं अपने को केंद्रित रखता हूँ। बल्कि आज तो मैं उस पर और जम कर हूँ कि मैं हिंदी का अटूट सिपाही हूँ। और ऐसा है कि भारत तक मैंने अपनी ये बात मनवा दी है, और लोग मानते भी हैं कि मॉरिशस में रामदेव धुरंधर जो एक व्यक्ति हैं, हिंदी का लेखन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे हिंदी के अटूट सिपाही हैं। और ये जो शब्द जिस तरह से मैंने कहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी आत्मा से निकली हुई बात है। हो सकता है कि देखिए, मैं एक बात हमेशा इस तरह से कहता हूँ कि शब्द जो होते हैं वो ब्रह्म होते हैं। आदमी मिट जाता है, लेकिन जो लिख चुके हम, जो हमने लिख दिया, वो रह जाता है, अस्थाई रह जाता है। जैसे कि देश रह जाता है, उसी तरह से हम जो लिखते हैं वो रह जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अटूट सिपाही कहने के पीछे मेरा उद्देश्य यही तो रहा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक तो मैं अपनी भाषा, जो मेरी अपनी आत्मा की भाषा है हिंदी, इसमें मैं एक अटूट सिपाही हूँ। और अटूट सिपाही होने के पीछे मेरी ये भावना है कि मैं यथासंभव इस भाषा में लेखन करता रहूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने अपना जीवन हिंदी को दे दिया है, और बार बार मैं अपने को वहीं लौटाऊंगा। इस अर्थ में, इस परिभाषा में मैं हिंदी का एक अटूट सिपाही हूँ। मॉरिशसीय हिंदी साहित्यकारों में एक नाम, जिनका जन्म 12 फरवरी 1950 में त्रियोले गांव में हुआ। सन 1971 से 78 तक हिंदी शिक्षण से जुड़े रहने के पश्चात आप उच्च शिक्षा हेतु भारत चले गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से हिंदी में बीए करने के बाद 1981 से 2001 तक त्रियोले के लेडी सुशील एसएसएस में शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। आज स्वास्थ्य की अनुमति न होने के कारण उनके जीवन के बारे में उनकी पत्नी से सुनते हैं। हम 47 ईयर्स से जानते हैं और साथ में हैं। वो शादी के बाद हम वो छोड़कर चले गए थे। 1 साल के बाद वो इंडिया गए अपने वो पढ़ाई के लिए। 3 साल के बाद आए, तब हम फिर से अपना घर बनाए और तब से साथ में है बच्चे। और इनके लेखन के बारे में, इनकी पुस्तक। हाँ, ये तो बहुत पहले से लिखते हैं। 20 साल का था तब से। वो पहला जब टीचर के काम में गए तो वो कहानी लिखना शुरू किया, तब से आज तक लिखते हैं। और पढ़ाई भी बहुत करते हैं, वो पसंद करते हैं पढ़ना। जब वे लिखते थे तो आपको सुनाते थे? हाँ, क्या लिखा है आपको? हाँ, और वो जो भी याद आता था तो वो एक पेपर में लिख दिया करता था। तो वो डॉक्टर के हैंड राइटिंग थे, मैं सब समझ जाती थी। जय जी के परिवार से हमारी मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा लगा। उनके बेटे विदेश में हैं और एक बेटा उनके साथ है। उनके बेटे ने कहा कि पिताजी हमको हमेशा पढ़ाते थे, उनकी रुचि हमेशा पढ़ने में थी। उनका पहला हिंदी अध्यापक तो उनके पिताजी ही थे। आज गर्व की बात है कि उनकी रचना को कई लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि पाठ्यक्रमों में भी है। मूलभूत आवश्यकता हो, शिक्षा पढ़ाई हो या फिर उनके विवाह हो, उनके खर्च उठाने में जिम्मेदार रहते थे। यहाँ पर देखते हैं, लेखक की पत्नी मीनू बोलती है, इंसान गलतियों का पुतला ही तो है, और जब इंसान होकर मुझसे जाने अनजाने एक गलती हो भी गई हो, तब
परोसी हुई थाली उछालने की क्या जरूरत है। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात एमबीसी के स्टूडियो में ही हुई, जहाँ पे अनेक विद्वानों के साथ हमने स्वर्गीय श्री अभिमन्यु अनंत जी के बारे में बात की। अभिमन्यु अनंत जी के साहित्य की अनेक विधाएं हैं, उनमें से एक उनका एक अलग और बहुत ही दिलचस्प प्रयोग रहा। वह कौन सा प्रयोग और किस तरह का प्रयोग, आइए साथ में जानते हैं। लेकिन जो एक नया प्रयोग उन्होंने स्वयं किया, उनके खुद अनेक साक्षात्कार लिए, लेकिन उन्होंने अपना खुद का एक साक्षात्कार लिखा। उनका नाम ही था अभिमन्यु। नया प्रयोग इस रूप से कि जो प्रश्न पूछते थे वे अभी बने थे और मन्यु उनका जवाब देते थे। अच्छा। जब डॉक्टर कमल किशोर गोयंका ने अपनी पुस्तक में एक जगह पूछा है उनसे कि आपने यह नया प्रयोग क्यों किया, तब उन्होंने कहा, देखिए साक्षात्कार तो मैंने अनेक दिए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न थे जो किसी ने मुझसे पूछे नहीं थे, जो मैं पाठक के सामने रखना चाहता था। तो उनसे इस साक्षात्कार में, और उनका एक नाम दिया गया था उस साक्षात्कार को, उनकी पुस्तक आत्मविज्ञापन में वह प्रकाशित हुआ है, और उस साक्षात्कार का नाम उन्होंने दिया था आईने के सामने। केवल एक पंक्ति में मैं कहना चाहूँगी, अभी खुद वे प्रश्न पूछते हैं कि एक लेखक को तुम दूसरे शब्दों में क्या कहोगे? तो मन्यु ने जवाब दिया, मानव मस्तिष्क का इंजीनियर। अब ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, इंजीनियर का काम है पुल बनाना, इस तरह लेखक भी पुल बनाता है, लेकिन लोहे, पत्थर, सीमेंट का नहीं, वह विचारों और रिश्तों का, आदमी आदमी के बीच के रिश्तों का पुल बनाता है। तो इस तरह एक अंश मैंने सामने रखा। मैं पाठकों से मांग करूंगी कि पढ़िए उस साक्षात्कार को। एक एक प्रश्न जो उनके अंतर मन से आया था और एक एक जवाब इतना सुंदर, इतना गहरा, बस मैं तो खुद आनंदित हो गई थी और बच्चों को भी आनंदित करती रहती हूँ। प्यारे दर्शकगण, हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ गए। हाँ, हम जानते हैं कि मॉरिशस में अनेक दिग्गज हिंदी साहित्यकार और भी हैं, और उन लोगों के साक्षात्कार, उन लोगों से हमारी मुलाकात हमारे आने वाले एपिसोड में जरूर होंगे। आप लोग साथ देते रहिएगा और इसी तरह हम पर अपना प्यार बरसाइएगा। सालान के अवसर पर आप सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं और नए साल के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारी ओर से आप सभी को नमस्ते।